बहुत लेट हो गए। लाइव हो गई। गुड आफ्टरनून बच्चों। कल आपके बैच में मॉडल स्टार्ट किए थे, काफी लेट हो गई हूं तो सीधा काम पे चलती हूं, फिर आपसे चैट करेंगे बाद में। मॉडल्स में मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कैन में माइट कल की क्लास में, कैन और मे कल की क्लास में, मे और माइट कल की क्लास में, कैन और कुड ये भी कल की क्लास में हो गया था। शुड मस्ट ought टू ये शायद हमने चलते चलते कंप्लीट किया था। इसके सिवाय और कुछ हुआ था नेहा, यही हुआ था। हाँ, विल और वुड भी हो गया था। आज के लिए बचता है विल और शेल। आज के लिए बचता है कुड और वुड। आज के लिए बचता है डेयर और नीड। और चौथा और आखिरी डिस्कशन बचता है यूज टू। इसके बाद टॉपिक हो जाएगा पूरा। देखो, मॉडल्स, एडवर्ब, नॉन फाइनाइट, ये तीनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनमें से अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताऊं तो नॉन फाइनाइट्स है। मॉडल्स है पर एसएससी में आता है एक आध बार, एक आध बार, एक आध बार। एडवर्ब्स किधर भी आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बहुत टीचिंग के एग्जाम्स में दिखेगा। तो ये तीनों ही बिल्कुल छोटे और आसान से टॉपिक हैं और अगले 10 से 12 क्लास में ये तीनों में करा दूंगी। और ये तीनों होने के बाद जो बच्चे 15 फरवरी से मुझसे जुड़े थे उनका ग्रामर एक बार पूरा हो जाएगा। बाकी जिन जिन ने बीच बीच में एडमिशन लिया था, क्योंकि बैच चलता रहता है, बच्चे एडमिशन लेते रहते हैं, तो जिन्होंने बीच बीच में कहीं भी एडमिशन लिया था उनके लिए मैंने पिछले सारे रिकॉर्डेड टॉपिक डाल दिए हैं। ऋषि, डल गए ना सारे टॉपिक? जो कल की क्लास में वादा करके गई थी वो सारे टॉपिक डल चुके हैं। आप में से जिसको भी जिस भी टॉपिक की जरूरत है देख लेना, सुन लेना, और जो दिक्कत आए मुझे बता देना। अभी मैं लाइव आ रही हूं आपके बैच में, ये तीनों टॉपिक में लाइव आके कराऊंगी। मॉडल भी, नॉन फाइनाइट भी और एडवर्ब भी, तीनों लाइव आके कराऊंगी। तब तक आप उन रिकॉर्डेड को देख लो, जो भी दिक्कत आए पूछ लेना। शिवम, रंजीता, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम ये 4 पेयर अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ले रही हूं विल और शेल। ध्यान से बोर्ड पे देखना, कल बताया था अगर हमें फ्यूचर दिखाना है तो विल का यूज होता है, ये बोला था मैंने। फ्यूचर दिखाने के लिए ही शेल का यूज होता है। फर्क ये है कि आई और वी के साथ शेल फ्यूचर दिखाने का काम करता है और सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ विल फ्यूचर दिखाने का काम करता है। सेकंड और थर्ड पर्सन का मतलब होता है यू, ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, ये सब सेकंड और थर्ड पर्सन है। अगर फ्यूचर दिखाना है तो विल लगाओ। आई और वी के साथ अगर फ्यूचर दिखाना है तो शेल लगाओ। अब अगर हमें जो पेपर में आने वाली चीज है वो सीखनी है तो ध्यान देना मेरी तरफ। आई और वी के साथ भी विल लग जाता है, पर फिर वो फ्यूचर नहीं दिखाता, वो डिटर्मिनेशन दिखाता है कि ये काम पक्का होगा। फ्यूचर का मतलब है डाउट। फ्यूचर मींस पॉसिबिलिटी, होगा नहीं होगा, पक्की गारंटी नहीं ले सकते। तो जब किसी चीज की पक्की गारंटी लेनी हो तो आई और वी के साथ विल लगा के बोला जाता है। जैसे कि एक तो बच्चा कह रहा है आई शेल गेट दिस जॉब, यानी वो पक्का श्योर नहीं है, वो कह रहा है मुझे नौकरी मिल जाएगी। बेसिकली इसका मतलब मिल सकती है, बेसिकली इसका मतलब शायद मिल जाए। इस सिचुएशन में शेल आता है। अगर इसी सेम सेंटेंस को लिख दिया जाए आई विल गेट दिस जॉब, तो इसका मतलब वो कह रहा है डेफिनेटली ये नौकरी मुझे मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता ये नौकरी मुझे मिलने से। तो उस सेंस को देने के लिए हमें विल लगाना होता है। और बिल्कुल ऐसे ही रिवर्स इधर भी है। यू के साथ सेकंड पर्सन, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ या किसी का नाम,
अगर इनके साथ आपने लगा दिया है शेल तो वो दिखाएगा डिटर्मिनेशन। पेपर के हिसाब से बस ये पॉइंट होता है, और यहां तक पहुंचाने के लिए ये सब बताना पड़ता है। अब आपका एग्जामिनर ही के साथ अगर शेल लगा के देता है तो बहुत से बच्चे उसे गलत कर देते हैं, ये समझ के कि मैम ही के साथ तो विल आता है, शेल थोड़ी ना कभी यूज होता है, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो बच्चा उसको एरर करके आता है। आपने वो एरर निकालने से पहले इस बात को याद रखना है कि यू के साथ शेल लग सकता है, जैसे यू शेल हेल्प हर, तुम पक्का उसकी मदद कर सकते हो, ये सेंस देनी है तो यू के साथ शेल लगेगा। ही के साथ शेल लगेगा जब आप किसी चीज को पक्का निश्चित तौर पे कहना चाहते हो। तो एग्जाम में काम आता है ये पॉइंट, बच्चे का नंबर कटता है इस पॉइंट में, बाकी सब तो बताने के लिए ज्ञान है बस। ठीक है बच्चों जी। निर्मला जी गुड मॉर्निंग। अभी शुरू ही किया है, पहला पेयर अभी अभी खत्म किया है, विल और शेल। अगर ठीक ठीक समझ आ गया हो तो थम्स अप डाल दो फटाफट से। ज्यादातर बार वो फ्यूचर के लिए यूज करता है। अगर डिटर्मिनेशन दिखाएगा तो हमें वो पास्ट हिस्ट्री भी बता सकता है और ना भी बताए, मतलब सेंस का उलझन रहेगी इसमें। आप ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बना सकते कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा पक्का ही होगा, हमें कहीं ना कहीं सेंसेस और प्रैक्टिस से एक्वायर करना पड़ता है। जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आया था, ही वॉज वर्किंग सो हार्ड था, पता नहीं ही वर्कड सो हार्ड था, और आगे था सो दैट ही डैश पास द टेस्ट या एग्जाम, कुछ ऐसा था, और ऑप्शन में से हमें चुनना था। तो अब विल और शेल में से क्या ज्यादा बेहतर है? अगर वो कह रहा है कि वो उसने बहुत मेहनत करी तो हमें विल चुनना चाहिए कि शेल, क्योंकि हम डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं यू के साथ। फिर तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई हिंट ही नहीं हमें मिल रहा, फिर हम ये कैसे पता लगाएं कि वो पक्का कह रहा है या नहीं कह रहा? हाँ, जो आगे दे रखा होगा, मतलब ABCD में से जो सा आगे दिखेगा वो चूज कर लेंगे। सबको समझ आ गया? चलिए तो कुड और वुड पे चलते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, कुड होता है कैन का पास्ट, यानी प्रेजेंट में जिस चीज के लिए कैन लगता है पास्ट में उसी चीज के लिए कुड लगता है। और वुड होता है विल का पास्ट, यानी फ्यूचर अगर दिखाना है तो विल और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखानी है तो वुड। ये बात मैं कल करके गई थी आपसे। नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन है तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा, डायरेक्ट में अगर विल है तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा। ये चीज आपके काम आती है। या फिर जो इसमें कंफ्यूज करने वाली बात होती है वो होता है इनका रिक्वेस्ट वाला केस। कुड और वुड दोनों ही शब्द रिक्वेस्ट करने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कुड यू प्लीज डू इट, वुड यू प्लीज हेल्प मी। अब कुड और वुड दोनों लग जाते हैं। तो अगर बच्चे को चूज करना है तो कैसे चूज करे? इंग्लिश कह रही है जब भी आपकी रिक्वेस्ट पोलाइट हो, यानी आप बड़ी विनम्रता से कोई बड़ी सी चीज बड़े प्यार से मांग रहे हो तो आप कुड लगा देना। अगर आप कोई बहुत ही बड़ी चीज बहुत ही ज्यादा प्यार से मांग रहे हो, बहुत ही बड़ी चीज और बहुत ही ज्यादा प्यार से, तो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंग्लिश कहती है क्या लगा दो? वुड लगा दो। अब रूल भी इतना माशाअल्लाह है कि फर्क किया ही नहीं जा सकता। कैसे पता लगे भाई रिक्वेस्ट पोलाइट है या रिक्वेस्ट मोर पोलाइट है? तो इस बात को पता लगाने के लिए दो बातें होती हैं। पहली बात तो ऐसा कहा जाता है, ये नियम नहीं है, बस अनुभव से, क्वेश्चंस देख के, एक्सपीरियंस से बता रही हूं। जहां पे वो कोई छोटी छोटी सी मदद मांग रहा हो, किसी छोटे से काम के लिए पानी मांग रहा है, पेंसिल मांग रहा है, पेन मांग रहा है, उधार में बाइक मांग रहा है, छोटी 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 चीजें, तो इंग्लिश कहती है कुड को प्रेफर कर लो। वो आपसे आपकी संपत्ति में हिस्सा मांग रहा है ना, आपके हिस्से का आपके प्लेट में खाना है, उसी में वो टूटना चाहता है, तू मत खा मैं खाऊंगा प्लीज। अब वो कितना भी प्लीज लगा ले, वो चीज है तो फिलहाल के लिए बड़ी। तो वुड के केस में ऐसा माना गया है कि जब कोई बड़ी चीज मांगने की तरफ इशारा दिखे तो वुड, छोटी सी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुड, या फिर एक शॉर्टकट भी होता है। ये जो प्लीज शब्द होता है ना, ये कुड के साथ ज्यादा सही मानते हैं, वुड के साथ नहीं। तो अगर सेंटेंस में प्लीज इस्तेमाल कर रखा है तो हम ये मान लेंगे कि कुड और वुड में से ज्यादा बेहतर यहां पे कौन सा है? कुड है। या फिर वुड के कुछ फ्रेजेस होते हैं अगर आपने सुने हो, जैसे कि वुड दैट एक फ्रेज है, वुड लाइक टू एक फ्रेज है, वुड यू माइंड एक फ्रेज है, वुड बेटर
एक फ्रेज है, वुड रेदर एक फ्रेज है, और वुड सूनर भी एक फ्रेज है। अगर एग्जामिनर ने इनमें से कुछ भी हिंट हमें दे रखा है, यानी हमें पक्का क्या चुनना है, वुड चुनना है। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, मीनिंग तो यही है, पोलाइट रिक्वेस्ट, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब जो बच्चे फर्क ना कर पाए उनके लिए ये शॉर्टकट्स बता रही हूं। भाई प्लीज लगा हो तो कुड को प्रेफर कर लेना, दैट लगा हो तो वुड को प्रेफर कर लेना, लाइक टू लगा हो तो वुड को प्रेफर कर लेना, वुड बेटर रेदर सूनर हो तो भी वुड को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ कुड। या फिर आखिरी रामबाण इलाज, पेपर में दोनों में से कोई एक ही आएगा ऑप्शन में, ऐसा मान लो। मतलब क्वेश्चन आया, अब या तो कुड आया ऑप्शन में या वुड आया, तो अपने को कोई झगड़ा ही नहीं। रिक्वेस्ट है, कुड और वुड में से कौन सा भी एक मिलेगा, हम उसी को चिपका देंगे। अब इस चीज को आप अंतर्मन को शांत करने के लिए मान के पेपर में चले जाओ। अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं तो मैंने आपको तीर भाले दे ही दिए, इनमें से कोई सा चला देना, सही आंसर मिल जाएगा। नहीं तो एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाए, क्या बात है, सारा ही कुछ थोड़ी ना आ जाएगा। अब हमें, अब जो चीज कंफ्यूजिंग है वो थोड़ी बहुत है ही, खूब प्रैक्टिस करोगे तो सेंस डेवलप हो जाएगी। आखिरी लाइन ये कह सकती हूँ, और जिस दिन सेंस डेवलप हो गई उस दिन इसमें गलती होनी बंद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर ये सारी बात समझ आ गई हो तो एक बार थम्स अप डाल दो। तब तक मैं क्वेश्चन का टाइप दिखा देती हूं कैसे बनेगा। सपोज उसने कह दिया डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, एक बेसिक सा सेंटेंस जो आप सबने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। अब हमें साफ साफ यहाँ पे लाइक टू लगा के इशारा ही तो मिल रहा है कि कुड नहीं आ सकता भाई, क्या आएगा, वुड। अभी इसी वुड का टफ केस कैसे बनता है, उसने लिख दिया इफ आई हेल्प्ड हर शी वुड गेट गुड मार्क्स। आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं स्कूल के बच्चों के, पता है ना आपको, बोर्ड एग्जाम्स। तो अखबार भरा हुआ है पर्ची, नकल और इन सब कलाकृतियों से जो हमारे बच्चे करते हैं आजकल। और ऐसी कलाकृति हम 10वीं 11वीं 12वीं में तो जुगाड़ लगा लेते हैं, फिर जब सरकारी नौकरी के रास्ते पे चलते हैं ना, फिर वो पर्चियां फेंकने वाले गायब हो चुके होते हैं। फिर हमारी खुद की बुद्धि हमारे काम आती है, और उसको हम पहले ही दान कर चुके हैं पर्ची फेंकने वालों की आस में कि भाई वो हर साल हर जगह हर मिनट पर्ची फेंकने आ ही जाएंगे। तो बैसाखियां कभी ना कभी तो धोखा देती ही हैं। तो जो भी बच्चे स्लिप पर्ची से, नकल से 10वीं 12वीं कर लेते हैं, उनको आगे वाला करियर इतना स्ट्रगल झेलना पड़ता है, और उस समय पर दिमाग पे प्रेशर भी होता है, और बहुत सारे काम होते हैं। पर तब पर्ची करके पेपर पास करना आसान था, इसलिए कर लिया। बहुत बच्चे हैं मेरे पास ऐसे 10वीं 12वीं पास हैं और ग्रामर का जी नहीं आता ढंग से, आधे तो स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। क्यों, ध्यान ही नहीं दिया स्कूल में, गलत लिखते हैं, ध्यान ही नहीं दिया है हमने। ग्रामर का मतलब पूछ लो, ग्रामर क्या मैम रट्टा था हमने तो, इज एम आर वोज वर रट लिए, टेंस रट लिए, ये चलता है हमारे साथ। अगर हम शुरू से ही थोड़ा 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 ध्यान देने लगे ना, तो यहाँ आने तक हम तैयार हो चुके हों, हमें जरूरत ही ना पड़े। पर क्या करें, कैसे हो सकता है ये, एजुकेशन सिस्टम को एकदम से सुधारना तो संभव है नहीं। अखबारों में छापना बड़ा जरूरी है। मुझे तो कुछ अखबारों पर भी बड़ी हैरानी आती है, जैसे यहाँ हरियाणा वाले रोहतक वाले एरिया में भास्कर अखबार का ठीक ठाक सी इमेज है, ठीक ठाक सा नाम है। अगर आपने उसमें जरा सी भी ऐड देनी है तो जरा सी ऐड के भी वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपसे ले लेते हैं। फुल पेज होगे 2.5 3 लाख 5 लाख ले लेंगे वो आपसे, यानी अच्छा स्प्रेड है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें आज किसी गुंडे और गुंडी की विवाह की खबर आई हुई थी, और उसमें वो क्या लिख रहे हैं, उस गुंडे को भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के और गुंडी को लिख रहे हैं लेडी डॉन। अब हमारे जवान बच्चे ऐसी खबरें पढ़ते हैं, अच्छा गुंडों की भी शादियां हो वो उसमें पॉजिटिविटी देख रहे होते हैं, गुंडों की भी शादी हो जाती है, अखबार में नाम भी आ जाता है, तो उनके लिए वो चार मोरा होता है। अखबार वाले को वो खबर छापे बिना काम चल सकता था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ दुनियादारी को बताया या दिखाया जाए कि एक गुंडा एक गुंडी से शादी कर रहा है, उसमें कुछ ऐसा खबर जैसी कोई बात थी नहीं, लेकिन फिर भी अखबार में छाप दिया। अब मेरे पास जो जवान बच्चे आते हैं वो इन चीजों को देख के इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं कि कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई के बिना भी अखबारों में छप रहे हैं, देखो। ये हमारे बच्चे का देखने का एंगल हो जाता है। अखबार वाले को इससे मतलब नहीं, सबको वो क्या होता है अपना ये टीवी की भाषा में टीआरपी और ये और वो चक्कर में कुछ भी छाप रहे होते हैं, और लोग चटकारे ले लेके पढ़ रहे होते हैं। अच्छा लेडी डोन, नाम भूल गई मैं दोनों का, नहीं तो मैं नाम भी बताती। ये बता तो रहा है नाम इसने, आपने भी पढ़ी, आज के एक बार में थी, आज के न्यूज़पेपर में आई हुई थी, तो मैं काफी हैरान हुई थी ये खबर पढ़ के। काला चितकड़िया।
चलो जो भी है, मतलब हैरानी की बात है, अखबारों में ऐसी चीजें आती हैं, न्यूज चैनल कुछ भी दिखा रहे होते हैं, तो हमारे बच्चे भाई फिर सोशल मीडिया पे नंगे होके क्यों ना नाचे, जब इतने बड़े बड़े अखबार वालों को ये अकल नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर जवान बच्चों की क्या गलती है, जो दिखाओगे वही तो वो सीखेंगे, सिंपल सी बात है। आ जाओ, नहीं तो मेरी भावनाएं भड़क उठेंगी। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि गलती पे ला दो बच्चे को, बच्चा गलत है, अरे जो उसको दिखाओगे वही तो सीखेगा, वो दिखाई यही रहे हो तो सीखो यही रहा है, और इल्जाम रख दिया जवान जनरेशन, आज के बच्चे खराब, आज के बच्चे ये, आज के बच्चे वो। अरे आज के बच्चे सीख कहां से रहे हैं, पहले वाले बच्चों से। पहले वाले बच्चे कौन है, उनके माँ बाप, उनके बड़े भाई बहन, ये चीज हम देख ही नहीं रहे। और टीचर कोई कहने लग जाए तो भाषण दे रहा है, पढ़ा लेना भाई, किसी तरफ जीने नहीं देते। आ जाओ वापस, ये है इसका टफ क्वेश्चन। ये टफ क्यों है मैम, क्योंकि उसने क्वेश्चन बनाया है मॉडल ऑक्सिलरी का, पर बेस ले रहा है टेंस के कंडीशनल का। क्वेश्चन उसने बनाया है किसका, मॉडल का, पर बेस कौन से टॉपिक का ले रहा है, टेंस के अंदर कंडीशनल्स पढ़ाती हूं जिन्होंने मुझसे टेंस पढ़े हैं, उसमें एक कंडीशन आती है कि इफ वाले पार्ट में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो अगले पार्ट में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। मैंने सेंटेंस सही लिख रखा है, हमारा एग्जामिनर करेगा ये काम, वो लगाएगा विल, और हमारे बच्चे को कहना है यहां विल नहीं, यहां तो क्या बनता है, वुड। अब क्यों बनेगा वुड, क्योंकि इफ कह रहा है अगर मेरा हिस्सा पास्ट में है तो विल का भी पास्ट आएगा, और विल का पास्ट कौन होता है, वुड होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मॉडल्स में मिल सकता है, कुड और वुड का, और इसमें भी बच्चों के नंबर कटते हैं। हाँ जी बच्चों, ये समझ आ गया तो थम्स अप डालो। अगला पॉइंट ले रही हूं, डेयर और नीड। डेयर और नीड की सबसे पहली बात ये समझ लो, ये है मार्जिनल ऑक्सिलरीज। मार्जिनल यानी दो काम करेंगी ये, मेन वर्ब का भी और मॉडल का भी। अगर ये मेन वर्ब बनती हैं तो कान खोल के सुनना, इनके साथ टू प्लस इंफिनिटिव दिखती है लाइन के अंदर। अगर ये मॉडल बनती हैं तो आपको पता ही है मॉडल के साथ तो सिर्फ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर इन्हें मॉडल बनाया जाए तो इनके बिल्कुल साथ क्या दिखता है, नॉट। अब इस बात से फर्क क्या पड़ता है मैम कि ये मेन वर्ब है या मॉडल है, फर्क ये पड़ता है कि अगर ये मेन वर्ब है तो 5 फॉर्म्स में बदलेगा, क्योंकि मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, गो वेंट गोन गोइंग गोज, कम केम कम कमिंग कम्स, टीच टॉट टॉट टीचिंग टीचेस। हाँ कुछ भी करते हैं जी रंजीता। तो 5 यानी 5 फॉर्म बनेंगी जब ये मेन वर्ब होगा, और अगर ये मॉडल होगा तो इसकी एक भी फॉर्म नहीं बनेगी। अगर ये मॉडल होगा तो इसकी कोई फॉर्म बनेगी ही नहीं। कैन के ऊपर कभी एस लगा के आपने कैंस नहीं किया होगा ही की वजह से, कैन पे कभी आईएनजी लगा के कैनिंग नहीं किया होगा कॉन्टिन्यूअस की वजह से, कैन पे ईडी लगा के कैंड तो नहीं किया होगा पास्ट की वजह से। यानी अगर वो मॉडल है तो शुडिड कुडिड वुडिड वुडिंग शुडिंग ऐसा तो नहीं हो सकता, पर अगर वो मेन वर्ब है तो ये सब संभव है। यानी कि आपका एग्जामिनर बनाएगा मॉडल, फॉर्म चेंज कर देगा। आपने कहना है भाई मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, मॉडल है तो सेम टू सेम रहेगा, ही कैन, यू कैन, शी कैन, दे कैन, वी कैन, नेहा कैन, एवरीवन कैन, समवन कैन, ऑल कैन, हर जगह कैन। तो मॉडल है तो चेंज नहीं होगा, मेन है तो चेंज होगा। अब बात ये आ रही है पेपर में आएगा कैसे। देखो मैंने लिख दिया शी डेयर्स नॉट फेस एनीवन, किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है उसकी, ये सेंटेंस बना दिया मैंने। डेयर का मतलब हिम्मत होता है, नीड का मतलब जरूरत होता है, ये बच्चों को पता भी होती है। डेयर मीन्स हिम्मत और नीड मीन्स जरूरत, तो डेयर दिखा रहा है हिम्मत को और नीड दिखा रहा है जरूरत को। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आपने गलती बतानी हो तो क्या है, चलो अंजलि ने बिल्कुल सही बताया मैम, डेयर आएगा, क्योंकि नॉट और फर्स्ट फॉर्म हमें बता रहे हैं कि ये मॉडल है, और मॉडल है तो ऐसी आईएस की कोई जरूरत है ही नहीं। बस इस तरीके से आता है, समझ गए। अंजलि मॉडल की स्पेलिंग गलत लिखती, ये तो मॉडल टाउन वाला मॉडल है, हम तो ऑक्सिलरी वाला मॉडल पढ़ रहे थे, उसमें ए आता है बेटा। और ऐसी गलतियां हम बेध्यानी में करते हैं और कब हमारी आदत बन जाती है हमें पता भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं टोक देती हूँ, बुरा मत माना करो। अब आखिरी चीज पे आते हैं, डन।
टॉपिक स्वाहा हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के बाद। अरे पूरा मान गया यूज टू। तो यूज टू, अब यूज टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है डेयर और नीड। दूसरे नंबर में फंसोगे तो कुड और वुड में फंसोगे। तीसरा पेपर में आता है कैन और कुड, प्रेजेंट पास्ट। इसके सिवाय पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। बाकी टॉपिक पढ़ाना होता है इसलिए मैं पूरा पढ़ा देती हूँ। अब यूज टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी कर लेते हैं, छोटी सी बात है, कंप्लीट हो जाएगा। यूज टू का एक्चुअल मतलब होता है कि ऐसी आदत जो आप में थी अब नहीं है, पर कोई भी ऐसा काम, चीज, आदत, कुछ भी जो आप पहले करते थे पर अब नहीं करते। जैसे आप में से बहुत बच्चा पहले मैं इंग्लिश से डरता था अब नहीं डरता, तो ये यूज टू है। पहले मैं इंग्लिश बोलने से डरता था अब नहीं डरता, यूज टू है। पहले मैं गाड़ी चलाने से डरता था यानी अब नहीं डरता, यूज टू है। पहले मैं स्मोकिंग करता था यानी अब नहीं करता, ये भी यूज टू है। समझ गए हम? कोई ऐसी आदत, जैसे पहले आप स्कूल जाते थे अब नहीं जाते, है ना, तो यूज टू यानी कोई ऐसी चीज जो पहले थी अब नहीं है। पर इतना आसान कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं आता कि भाई पुरानी आदत दिखाओ यूज टू लगाओ, नहीं। यूज टू है मार्जिनल, और मार्जिनल का सीधा सा मतलब है इसका भी डबल यूज होगा, यानी ये मेन वर्ब भी बनेगा और ये मॉडल भी बनेगा। फिर से हमें पहचानना है, क्यों मैम? क्योंकि जब ये मेन वर्ब होता है तो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी वाली वर्ब यूज करता है, और जब ये मॉडल होता है तो ऑब्वियसली अपने साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, और जब ये मेन वर्ब होता है तो फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी। हमारा एग्जामिनर क्या करता है? बनाता है मेन वर्ब, लगाता है फर्स्ट फॉर्म, बनाता है मॉडल, लगाता है आईएनजी। तो बच्चे को ये पता लगाना है कि यूज टू को मेन वर्ब बना रखा है या मॉडल बना रखा है। कैसे पता लगेगा मैम? उसने कहा ही, रंजीता वाला ही सेंटेंस यूं का यूं लिख रही हूं, यूज टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। अब इसी को मैं मॉडिफाई करूंगी, ही इज यूज टू, स्कूल का केस संभव नहीं है तो इसलिए डांस लिख रही हूं। डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग कुछ भी लिखा जा सकता था। अब हमारे बच्चे को सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ यूज टू दिख रहा है, यानी मॉडल का रोल प्ले कर रहा है। अब यूज टू मॉडल है तो देख लो कौन सी फॉर्म लगाई मैंने, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाई? फर्स्ट फॉर्म। पर यहां यूज्ड टू और ही के बीच में अपने को एक और वर्ब दिख रही है। अब दो वर्ब तो साथ नहीं आ सकती, यानी अगर इसको हेल्पिंग मानूं तो इसे कौन सी मानना पड़ेगा? मेन। अब इसको अगर मेन मानूं तो मेन वर्ब के तौर पे तो ये अपने साथ क्या लेता है? आईएनजी, यानी डांस नहीं, सही आंसर होगा डांसिंग। तो आपका सही सेंटेंस बनेगा ही इज यूज टू डांसिंग। और बच्चे पेपर में इस क्वेश्चन को भी डांस बना के आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी नहीं, जबकि ये टू नहीं है, ये यूज टू है। और ये ऐसा यूज टू है जो मार्जिनल है, मार्जिनल है तो आईएनजी लेगा, मॉडल है तो फर्स्ट फॉर्म लेगा। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आता है। बहुत सारे टीचर्स इसी रूल को दूसरे पहलू से पढ़ाते हैं, मतलब मैंने जिससे पढ़ा था दूसरे पहलू से पढ़ाया था और मैं इसको लेफ्ट से राइट पढ़ाती हूँ, वो टीचर्स राइट से लेफ्ट पढ़ाते हैं। वो क्या कहते हैं? भाई जीरेंड है, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है ये, इसलिए मेरे बच्चों को बेसिक चाहिए होता है तो इतना टेक्निकल भाषा मैं यूज नहीं करती। वो टीचर बोलते हैं जी ये है जीरेंड, और जीरेंड का मतलब होता है नाउन, यानी कि यहां पे यूज टू बन गया एडजेक्टिव। तो वो इस सेम कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ाते हैं कि जब यूज टू एडजेक्टिव हो उसके साथ आईएनजी आता है। अब इस चीज को समझने के लिए बच्चे को एडजेक्टिव भी पता हो, जीरेंड भी पता हो, नाउन भी पता हो और यूज टू मॉडल है ये भी पता हो। चार चार ज्ञान चाहिए। इसके लिए एक ही बात पता होनी चाहिए कि अगर यूज टू से पहले कोई भी वर्ब है तो आईएनजी लगाना है, अगर यूज टू किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आए तो आईएनजी लगाना है, और ये हमेशा होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ाती हूं कि ये इजी वे टू अंडरस्टैंड ऑफ द सेम थिंग है, सेम चीज है। इधर से पोजीशन देखो मेन वर्ब है, उधर से पोजीशन देखो तो एडजेक्टिव है, बीचों बीच में यूज टू है, किधर से भी आप देख सकते हो। तो इसलिए बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है बहुत बार, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप सीधा सीधा देखो भाई हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आया तो आपको आईएनजी लगाना है, दैट्स इट। मार्जिनल समझ आ गया? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब थम्स अप डालो अगर यहां तक सबको ठीक ठीक समझ आ गया है। तो यहां पे हमने मॉडल्स को कंप्लीट कर लिया है।
जितना ज्ञान आपके लिए जरूरी था। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस तो कल मैंने डलवा दी थी, कुछ आज डल जाएगी। आज प्रैक्टिस बुक वाले 50 या 60 क्वेश्चन है वो डालने मॉडल्स के, तो आज आपको प्योरली क्वेश्चंस डल जाएंगे, उन्हें आपने ट्राई कर लेना है। ओके बेटा, अब वो वाली पीडीएफ खोलना जो इनके बैच में डल चुकी है। ये पीडीएफ आपके बैच में मैं डाल चुकी हूं, देखो। और कल जो जो टॉपिक बोले थे जो रहते हैं आपके बैच के, वो सारे भी डाल दिए थे। नॉन फाइनाइट और एडवर्ब को छोड़ के सब डल चुका है अब आपके बैच में, सारे ग्रामर के टॉपिक A to Z। ये रूल नंबर 1 कैन मे माइट फॉर्मल इनफॉर्मल, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। आज आपका होमवर्क ये है कि आप इन्हें ट्राई करके आओगे, ऐसे ही फिर आगे बढ़ते जाएंगे। रूल नंबर 2, रूल समझा रखा है पूरा जैसे समझाया, फिर नीचे क्वेश्चन सामने आंसर, ये आप ट्राई करके लाओगे। ये रूल नंबर 3, नीचे क्वेश्चंस, आप इसे क्या करोगे, प्रैक्टिस करके लाओगे। ऐसे करते करते टोटल रूल बुक के अंदर हैं 8। ये 8 के आप 5-5 क्वेश्चन करके लाओगे, किसी में 5 है किसी में 6 है। कल की क्लास में ये पूरी शीट एक्सप्लेन करूंगी, एक पीडीएफ आज डलवा रही हूं वो भी पूरी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट आज और डलेगी आपके बैच में, उसको ट्राई कर लेना। कल इन दोनों शीट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी। आज इसको शुरू कर रही हूं, जितना हो जाएगा 1 बजने तक उतना आज करा रही हूं, फिर कल। अभी मैं अगले 10-12 दिन तक ग्रामर को इंपॉर्टेंस दे रही हूं दोबारा से, फिर मैं आपको ईडीएम का एक सेट और कराना चाहती थी जो मैंने फिलहाल रोक लिया है, क्योंकि आपके बैच के कुछ बच्चों को जल्दबाजी है कि सिलेबस करा दो पहले तो फटाफट, तो इसलिए मैं उस हिसाब से चल पड़ी हूं, क्योंकि बैच आपकी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। तो जिस चीज का आपको जरूरत है हमें पहले वो करना चाहिए। ये लो, अब इन क्वेश्चंस को करते हैं, एक बार आप ट्राई कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। अर्चना पूरी बुक अभी एडिट नहीं हुई है बेटा, जिस दिन तैयार होगी उस दिन तो डलवाई दूंगी। अभी फिलहाल उतना ही डाल रही हूं जितना टॉपिक समझने के लिए जरूरी है। अर्चना और शारदा दोनों को कह रही हूं मैं, और इन टॉपिक्स को मैं इसीलिए ही अवॉइड भी कर रही थी कि बुक मेरी ओर से अभी रेडी नहीं हो पाई थी, टाइम नहीं मिला था ना मुझे, काफी बीमार रही मैं पिछले दिनों, तो ये चीजों पे ध्यान नहीं दे पाई बेटा। एक बार आप ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन। आपने चुनना है जो ब्रैकेट में कैन में ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से चूज करना है, ब्लैंक को फिल करना है। मॉडल्स के ना पेपर में भी ब्लैंक ज्यादा आते हैं, सीजीएल मेंस लेवल पे, सीपीओ मेंस में एरर आते हैं। जूम कर दूं, कर दिया शायद आपने पहले कहा होगा, अब तो मैं जूम कर चुकी हूं। चलो जल्दी से आंसर बताओ, मैं स्क्रीन से गायब हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे, और अब मैं बेंच पे बैठ गई हूं ताकि आपको मैं दिखाई ना दूं। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग दीपक की तो नहीं है, और इतना ऊंचा हाथ भी कैसे गया, एकमात्र मुख्य बरसाती घगर मुगलावली। नहीं लिखा कैसे होगा, जमीन पे बिछा के मेरे हिसाब से तो ये समझा रखा है टीचर ने, और साथ के साथ लिख रखा है, जो मार्कर बता रहा है ना, यूं यूं बह रहा है जो मार्कर। पर ये दीपक की हैंडराइटिंग इतनी साफ नहीं है, किसी और ही टीचर को काम है ये। हाँ प्रियंका के ऊपर, उसका इतने ऊपर तक हाथ कैसे गया कुर्सी लगा के। पता नहीं, चलो। हाँ जी बच्चों, आ गए आंसर्स। अच्छा आंसर दिख रहे हैं तो देखने जरूरी है। क्वेश्चन देखो तुम, आंसर क्यों देख रहे हो? अब मैं क्वेश्चन देखूंगी, देखो आंसर पे नजर भी नहीं जाएगी मेरी। पहला क्वेश्चन लिखा है ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सीधा सा दिख रहा है, कैन आना चाहिए, एबिलिटी की बात हो रही है। ही डैश बी ए बास्केटबॉल प्लेयर है एज ही इज टॉल लाइक अ म्यूल, मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा है वो, इसलिए वो बास्केटबॉल प्लेयर बन सकता है, तो संभावना ज्यादा है। बास्केटबॉल खेलने की लंबे लोग ही सोच सकते हैं, मैं तो सोचूंगी नहीं, क्योंकि बास्केट तक हाथ ही नहीं जाएगा, खेल के क्या करें, है ना। तो संभावना ज्यादा है, यानी कैन होना चाहिए। अगर वो ये नहीं लिखता ना ही इज टॉल लाइक अ म्यूल, फिर हम मे लगा सकते थे।
ही मे डू इट, ये तो सही लग रहा। अच्छा टैग बनाना है, देखो ब्लैंक उसके आगे है तो मे नॉट ही होना चाहिए, मे नॉट ही। यहां पे क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला है, क्वेश्चन टैग का अप्लाई कर रखा है लॉजिक कि मे हेल्पिंग वर्ब है, मे को नेगेटिव करो और ही उसके साथ सब्जेक्ट जोड़ दो, मे नॉट ही। अच्छा आंसर की में इट है, ही आएगा बेटा, मे नॉट ही। आंसर में कैन नॉट इट लिखा है, और देख लो आंसर्स, मिला ना गलत, मे नॉट ही आंसर आएगा, आंसर की भी गलत है। ओनली वेरी इंटेलिजेंट पीपल मे और कैन डिकोड इट। अब वेरी इंटेलिजेंट कह दिया तो कैन नहीं लगाना चाहिए भाई। जब आप किसी को बहुत ज्यादा समझदार कह रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, मे तो 50-50 हो जाएगा। तो वेरी इंटेलिजेंट इशारा मिल रहा है कि कैन लगाओ। यू डैश वॉट आफ्टर यू आर 18, ऑब्वियसली 18 के बाद तो पक्का दे ही सकते हो, तो निश्चित तौर पे कैन है, मे की कोई संभावना ही नहीं है, यहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आंसर हो गया कैन। समझ गए? आंसर एक आधा गलत हो सकता है, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो, आंसर्स पे नहीं। अब की बार मैं आंसर भी छुपा दूंगी, हालांकि मैं तुमसे ईमानदारी की उम्मीद रखती थी, पर इट्स ओके, हम आपको बेईमान समझ लेते हैं आज आज के लिए। और आंसर छुपा दिए, 6 क्वेश्चन है, ट्राई करो देन आई आंसर। इतना टाइम है ना अपने पास? हाँ पक्का है, आराम से हो जाएंगे, करो ट्राई, फिर मैं बताती हूँ। स्क्रीन से मैं हट गई ताकि तुम्हें क्वेश्चन दिखें। वैसे आंसर की दिखनी चाहिए, उससे मैं वेरीफाई कर सकती हूँ कि सही है या गलत, आंसर की भी अपडेट हो जाती है फिर ऐसे। कौन खड़ा होगा, यहीं से बाय कर देंगे। हाँ जी हो गए बच्चों। पहला क्वेश्चन, दे आस्क्ड मी इफ आई वुड स्पीक, बिल्कुल सही है। क्यों मैम? आस्क्ड से पता लग रहा है पास्ट है, और पास्ट में अगर हम जाते हैं तो वो इंग्लिश बोल, पॉसिबिलिटी फ्यूचर की, अभी तो कहा था सेकंड फॉर्म का पेयर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, उस तरीके से समझ लो, या नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट चलेगा, उस तरीके से समझ लो, जैसे भी आपको लॉजिक समझ में आता है। सेकंड देखो, आई डैश गो टू स्कूल बाय बस। अब वो कह रहा है कुड या वुड, वुड का मतलब है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, स्कूल में बस में जा सकता फ्यूचर में, और जा सकता था पास्ट में, दोनों यहां पे बराबर लग रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम आगे वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा बच्चों, बेसिकली ना तो हमें वुड का हिंट मिल रहा है ना कुड का, ध्यान से देखो, और पॉसिबल तो दोनों ही बातें हैं। अब मुझे क्या पता वो प्रेजेंट में जा रहा है या पास्ट में या फ्यूचर में। जब तक इशारा ना मिले तुक्का मत मारो, 4 में से पहले ऑप्शन को चूज कर लो, और इंग्लिश में बहुत बार ऐसा होगा कि 2-2 आंसर लगेंगे, तो उस सूरत में आगे वाले को चुनो। तीसरा लिख रहा है आई कुड नॉट कम येस्टरडे, ये तो अपने आप में सही है, कंप्लीट है, येस्टरडे से इशारा मिल गया, देखो पास्ट अब की बार। अगर यहां वो वुड लिखता ना तो मैं पक्का कहती कुड आना चाहिए, इसे कहते हैं इशारा, तो येस्टरडे ने हमें दिया है इशारा कि कुड यहां पे पक्का सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, देयर डैश बी अ बॉम्ब अंडर द सीट, पॉसिबिलिटी है, ज्यादा संभावना किसकी बन रही है, पास्ट की या फ्यूचर की? फ्यूचर की। क्यों मैम? क्योंकि पास्ट की होती तो या तो वो हमें कुछ इशारा दे देता भाई, और सीट के नीचे बम है तो हम अभी बात कर रहे हैं ना फिलहाल, पास्ट में होता तो अब तक तो फट चुका होता। समझ में आई बात? तो यहां पे हमें इशारा किसकी तरफ मिल रहा है, बॉम्ब सीट, ये इशारा कर रहे हैं भाई वुड लगाओ। दे न्यू दैट इट कुड नॉट वर्क, देखो उन्हें पहले से पता था ये काम नहीं करेगा, समझे, करेगा, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, कुड की जगह वुड। होता नहीं है कई बार पेरेंट्स कहते हैं आपको तेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मुझे पता है, प्रेजेंट में ही कह रहे होते हैं तुमसे नहीं होगा, तो ये वही वाला सेंटेंस है, उन्हें पता था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो ये फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए कुड की जगह वुड आएगा। आई डैश बी स्लीपिंग मैं सो रहा हो सकता था भी और मैं सो रहा होऊंगा भी, तो दोनों बराबर हैं, जो ऑप्शन में आगे मिले चुन लेना, मैं फिलहाल वुड चुन रही हूं। बिना देखे ही करते हैं मैम हम जी।
दो में होना चाहिए, तो गलत है। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से धीरे धीरे सीख जाओगे। ओके बच्चों, तो दो मैंने आपको करके दिखा दिए, देखो बाकी सारे आप ट्राई कर लेना। आंसर्स पे भरोसा मत करना, अपने कॉन्सेप्ट पे करना। एक आधा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन वाली रूल बुक की ये पीडीएफ है। हालांकि मैं कई बार वेरीफाई कर चुकी हूं, फिर भी कोई ना कोई गलती छूट ही जाती है, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है। मेरे तक आने से पहले और मुझसे जाने के बाद भी कई लोगों के हाथ से चीज गुजरती है, तो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ गलत छूट जाता है। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन खुद बताऊंगी की क्लास में, और आज वाला शीट भी मैं खुद बताऊंगी। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो फिलहाल अचीव हो चुका है। अगर आप सब खुश संतुष्ट हैं, राजी हैं, तो थम्स अप और बाय बाय डाल दो। कल हमारी मुलाकात होगी अब आपसे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइव होते हैं पर चैट नहीं करते, जिस वजह से मुझे पता नहीं लग पाता कि कितने से बच्चे लाइव हैं। तो चैट सभी करें जो भी लाइव आते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे आने की अवस्था में टीचर थोड़ा इग्नोरेंट हो जाता है कि बच्चा बैच पे अब ध्यान नहीं देना चाह रहा, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो आप चैट पार्टिसिपेट करो, चाहे एक ही बार करके रह जाओ, पर करो। अपने ओपिनियन रखो, अपने विचार रखो, अपने डिमांड मुझ तक पहुंचाओ। मैं पक्का एक्शन लूंगी। राजेंद्र वाली और डीएसएसबी वाली लड़की की बात से ही समझ जाओ। एक दो बच्चों ने कहा, फिर भी मैंने ध्यान दिया और जो उन्होंने मांगा वो किया। तो आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाओ जरूर, जो आपके मन में आ रही है उसका सोल्यूशन मैं पक्का करूंगी। ओके बेटा, चलो थम्स अप और बाय भी आ गए। चलिए तो कल मिलते हैं आप सबसे। बाय बाय, टाटा, हैव अ ग्रेट डे अहेड। रंजीता को बड़ा सारा लव यू बैक।